जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका सोशियोलॉजी क्लासेस के हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम देखने वाले हैं विवाह से संबंधित कुछ प्रश्न का भाग 2। इससे पहले एक वीडियो और बनाया है हमने, आप उसको भी देख सकते हैं। तो आइए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है कि नारीवादी दृष्टिकोण के अनुसार विवाह का स्वरूप मुख्यतः कैसा है। नारीवादी दृष्टिकोण के अनुसार विवाह का स्वरूप कैसा है? पितृसत्तात्मक नियंत्रण का एक साधन है। इन्होंने क्या माना? कहा कि विवाह क्या है? पितृसत्तात्मक नियंत्रण का एक साधन है। अगला है, सिमोन द बुआ ने विवाह को किस प्रकार के रूप में देखा। तो सिमोन द बुआ कौन थी? नारीवादी विचारक है। इन्होंने कहा विवाह के माध्यम से जो है महिलाओं का शोषण किया जाता है। क्या होता है? महिला का शोषण का एक औजार है या साधन है। किसने माना? सिमोन द बुआ। इनका एक स्टेटमेंट बहुत बार पूछा जाता है कि स्त्रियां पैदा नहीं होती, उन्हें बनाया जाता है समाज के द्वारा। तो नारी पैदा नहीं होती, उसको बनाया जाता है। ये स्टेटमेंट कई बार एग्जाम में पूछा गया है, तो याद रखिएगा किसका है? सिमोन द बुआ का। तो इन्होंने महिला के शोषण का औजार किसे माना? विवाह को। किसने? सिमोन द बुआ ने। अगला प्रश्न है, विवाह समाज में लैंगिक भूमिकाओं को अस्थायी बनाता है। लैंगिक भूमिकाओं को अस्थायी बनाता है, कौन मानता है? तो संघर्षवादी दृष्टिकोण मानते हैं कि जो लैंगिक भूमिका होती है उसको अस्थायी बनाता है कौन? विवाह, जिससे संघर्ष का अभाव होना कम हो जाए। तो लैंगिक भूमिकाओं को अस्थायी बनाता है, संघर्षवादी दृष्टिकोण। अगला है, टालगट पार्सन्स ने विवाह को किस प्रकार से सामाजिक व्यवस्था से जोड़ा है। पार्सन्स ने सबसे पहले सोशल सिस्टम, इनकी बुक है। तो इन्होंने विवाह को कैसे सामाजिक व्यवस्था से जोड़ा है? तो इन्होंने कहा कि पारिवारिक स्थिरता और भूमिका विभाजन। तो विवाह का कार्य क्या बताया इन्होंने? कहा कि वह सामाजिक में या सोशल सिस्टम में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है संस्था के रूप में। वह परिवार को स्थिरता प्रदान करती है और भूमिकाओं का विभाजन करती है। अगला है, इक्वल पार्टनरशिप मैरिज किस युग की देन है? तो इक्वल पार्टनरशिप मैरिज जो है उत्तर औद्योगिक पोस्ट मॉडर्न की है, या औद्योगिक क्रांति के बाद मॉडर्न इंडस्ट्रियल सोसाइटी के बाद की जो है बात है इक्वल पार्टनरशिप मैरिज। अगला है, वह विवाह जो भावनात्मक संगति इमोशनल कंपेटेबिलिटी का सिद्धांत किस युग में आया? तो विवाह को भावनात्मक संगति के रूप में कब देखा गया? तो यह उत्तर औद्योगिक समाज में। कब देखा गया? उत्तर औद्योगिक समाज में भावनात्मक संगति या इमोशनल कंपेबिलिटी के सिद्धांत के रूप में देखा जाता है विवाह को। अगला है, कंपेनोनेट मैरिज। तो कंपनी नोट मैरिज की संकल्पना किसने दी या किससे जुड़ी हुई है? तो कंपोनेट मैरिज जो है या समानता क्या विवाह समझ लो, तो यह होता है, इसमें प्रेम और समानता पर आधारित विवाह होता है कि लोग आपस में प्रेम करते हैं, उसके बाद विवाह करते हैं। तो उसको क्या कहा गया है? कंपेनिनेट मैरिज। अगला है सिविल मैरिज। सिविल मैरिज का अर्थ क्या है? तो सिविल मैरिज का अर्थ होता है जब कोर्ट मैरिज, सिंपल शब्दों में सरकारी विधिक पंजीकरण द्वारा विवाह, जब हम कोर्ट में जाके पंजीकरण कराते हैं और विवाह करते हैं तो उसको सिविल मैरिज या कोर्ट मैरिज या नागरिक विवाह कहते हैं। अगला है इंटरकास्ट मैरिज। अंतर जातीय विवाह को किस संविधान में किस अनुच्छेद के अंतर्गत सुरक्षा प्रदान की गई है? तो किस
अनुच्छेद में कहा गया है कि एक व्यक्ति दूसरी जाति में विवाह कर सकता है? तो किस अनुच्छेद में? तो अनुच्छेद 15 के तहत। और पूछा जाए तो किस अधिनियम के तहत? तो विशेष विवाह अधिनियम 1954 के तहत जो है इसका प्रावधान किया गया है कि लोग इंटर कास्ट मैरिज कर सकते हैं, एक कानूनी मान्यता प्रदान की गई। अगला है इंटर रिलीजियस मैरिज, मतलब अंतर धार्मिक या धर्मांतर विवाह का अधिनियम किस में वैध है? तो किस में वैध है? विशेष विवाह अधिनियम 1954 के अनुसार एक दूसरे धर्म में भी विवाह को वैध माना गया है, लेकिन उसमें कुछ विशेष शर्तें शामिल होती। अगला है प्रेम विवाह लव मैरिज का उदय किस सामाजिक प्रक्रिया से हुआ है? तो लव मैरिज का उदय जो है शहरीकरण और शिक्षा के विस्तार के साथ बढ़ा है। अगला है विवाह का फंक्शनल सब्स्टिट्यूट प्रकार्यात्मक विकल्प किसे माना जाता है? तो विवाह का प्रकार्यात्मक विकल्प आज के समय में लिव इन रिलेशनशिप को माना जाता है। किसको? लिव इन रिलेशनशिप को माना जाता है। तो विवाह के विकल्प के रूप में आजकल लिव इन रिलेशनशिप को देखा जाता है। अगला है भारतीय विधि में लिव इन रिलेशनशिप को किस अधिनियम के तहत मान्यता मिली है? तो लिव इन रिलेशनशिप को जो मान्यता मिली है वह घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 के तहत मान्यता दी गई है। अगला है विवाह के प्रति उत्तर आधुनिक दृष्टिकोण क्या है? पोस्ट मॉडर्न जो है क्या है विचार? तो विवाह के प्रति जो उत्तर आधुनिक दृष्टिकोण होता है वह है कि विवाह एक वैकल्पिक सामाजिक विकल्प है। जैसे एक समय था कि अनिवार्य माना जाता था पारंपरिक समाज में, आज इसको एक वैकल्पिक के रूप में रखा गया है। कई लोग शादी नहीं करते, अपने करियर पे फोकस करते हैं, तो ये सब चीजें अब वैकल्पिक हो गई। विवाह का सामाजिक अनुबंध का सिद्धांत किस दार्शनिक से संबंधित है? तो सामाजिक अनुबंध के रूप में रूसो, जॉन लॉक, हेनरी मैन तीनों बात करते हैं। अगला है भारतीय समाज में विवाह का संस्कारात्मक दृष्टिकोण किस दर्शन से जुड़ा हुआ है? तो जो संस्कारात्मक दृष्टिकोण विवाह का है वह हमारा धर्मशास्त्र परंपरा से जुड़ा हुआ। अगला प्रश्न है विवाह के आर्थिक दृष्टिकोण का प्रतिपादन किसने किया है? तो विवाह के आर्थिक दृष्टिकोण का प्रतिपादन कौन करते हैं? गिब्स एंड बेकर करते हैं। कौन? गिब्स और बेकर। अगला है विवाह का संघर्षवादी दृष्टिकोण किस बात पर बल देता है? तो विवाह का संघर्षवादी दृष्टिकोण विवाह के लैंगिक असमानता को बनाए रखता है। इन्होंने कहा विवाह में लैंगिक असमानता जो है बनी रहती है विवाह के माध्यम से। अगला है विवाह एक संस्कार न होकर अनुबंध है, यह दृष्टिकोण किसका है? तो विवाह को हिंदू धर्म में संस्कार माना जाता है, जबकि इस्लामिक दृष्टिकोण में इसको अनुबंध माना जाता है। और यहाँ तक इस्लामिक और ईसाई दृष्टिकोण में भी अनुबंध के रूप में ही देखा जाता है। जनजातियों में भी अनुबंध के ही रूप में विवाह को देखा जाता है। अगला है हिंदू विवाह नियम के अनुसार विवाह विच्छेद डाइवर्स की स्वीकृति किस सिद्धांत पर आधारित है? तो कई चीज़ों पर आप विवाह विच्छेद कर सकते हैं, तलाक कर सकते हैं। पहला दोष सिद्धांत। दोष सिद्धांत का मतलब होता है कोई दोष हो, जैसे बाझपन वगैरह हो, बच्चे पैदा न हो, नपुंसकता हो, इन सब चीज़ों के कारण, या किसी अन्य पराये स्त्री या मर्द के साथ रिलेशन हो, तो ये सब चीज़ों में के कारण आप तलाक ले सकते हैं। दूसरा आपसी सहमति से आप तलाक ले सकते हैं। तीसरा असहनीय मतभेद, मतलब कई बार घरेलू हिंसा चरम स्थिति पे पड़ जाती है, तो उस स्थिति में भी आप विवाह विच्छेद कर सकते हैं। तो ये तीनों स्थितियां जो हैं यहाँ पे होंगी।
अगला है विवाह का अनिवार्य तथ्य कौन सा है? तो विवाह का अनिवार्य तथ्य सामाजिक मान्यता प्राप्त होना है। अगला है संस्कार और अनुबंध। संस्कार विवाह और अनुबंध विवाह में मुख्य अंतर क्या है? तो संस्कार विवाह को धार्मिकता माना जाता है, जबकि अनुबंध जो है हमारा कानूनी प्रक्रिया के माध्यम से होता है। तो संस्कार विवाह धार्मिकता से जुड़ा है, जबकि अनुबंध विवाह हमारा कानून से या कानूनी विधियों से जुड़ा हुआ है। अगला है वैध विवाह की शर्तों में से कौन सी आवश्यक नहीं है? तो वैध विवाह में जो है सबसे बड़ी है कि आयु सीमा है कि 18 और 21 वर्ष होनी चाहिए। दूसरी आपसी सहमति होनी चाहिए। और रक्त संबंध निषेध होना चाहिए। धार्मिक समानता हो या ना हो, एक कानूनी रूप से वैध और अवैध इसको नहीं घोषित किया जा सकता। तो यहाँ सी हो जाएगा हमारा, क्या सी, कि वैध विवाह के शर्तों की आवश्यक नहीं है। तो धार्मिक समानता कानून के आधार पर, अगर धर्म के आधार पर देखा जाए तो धार्मिक समानता भी होना अनिवार्य है पारंपरिक सिद्धांतों के अनुसार। अगला है इंटरफेथ विवाह की सबसे बड़ी सामाजिक चुनौती क्या है? इंटरफेथ की सबसे बड़ी चुनौती है कि सामाजिक स्वीकृति का अभाव होता है। क्या है? का सामाजिक स्वीकृति का अभाव होता है, कि जो लोग इंटरकास्ट हो गया, इंटर धार्मिक विवाह करते हैं, तो उनको समाज मान्यता नहीं प्रदान करता है। समाज मान्यता नहीं प्रदान करता। अगला है अंतरजातीय विवाह को प्रोत्साहन देने वाली योजनाओं भारत में कब शुरू हुई? कि मतलब दूसरी जाति में विवाह करने के लिए प्रोत्साहन राशि अब हर सरकार देती है। तो यह योजना 2013 में हुई और डॉक्टर अंबेडकर स्कीम से नाम जाना जाता है। इस योजना के तहत अगर आप इंटरकास्ट मैरिज करते हैं, अंतरजातीय विवाह करते हैं, तो सरकार आपको प्रोत्साहन राशि देती है। कोई सरकार आपको 5 लाख देगी, तो कोई 10 लाख देगी। ये कई राज्यों के द्वारा इस स्कीम को लागू किया गया है। अगला है विवाह और परिवार समाज के कार्यात्मक अंग हैं। तो जहाँ विवाह और परिवार समाज के कार्यात्मक अंग हैं, तो ये हमारा प्रकार्यवादी सिद्धांत मान्यता है। कौन सा? प्रकार्यवादी सिद्धांत। अगला है विवाह का स्वरूप संस्कृति पर निर्भर करता है। किसने कहा कि विवाह का जो स्वरूप है वह हमारे संस्कृति पर निर्भर करता है? किस पे? कल्चर पर। तो यह बी मैलिनोवस्की कहते हैं कि विवाह का स्वरूप संस्कृति पर निर्भर करती है। अगला है विवाह का सांस्कृतिक सार्वभौमिक तत्व कौन सा है? तो जो कि सभी में पाया जाता है। तो सांस्कृतिक और सार्वभौमिक तत्व, तो यौन नियंत्रण और पारिवारिक निर्माण, यह आपको हर समाज में मिलेगा, चाहे आप यहाँ हो, चाहे यूरोपीय समाज हो, चाहे इस्लामिक समाज हो, चाहे ईसाई समाज हो। विवाह का प्रमुख पर्पज क्या है? और सार्वभौमिक, यौन नियंत्रण और परिवार का निर्माण। अगला है विवाह और वंशावली प्रणाली का संबंध का अध्ययन किसने किया है? तो विवाह और वंशावली की बात करते हैं लेवी स्ट्रास। कौन करते हैं? लेवी स्ट्रास। देखिए यहाँ ब्राउन भी वंशों के आधार पर, डिसेंट के आधार पर ही बात करते हैं। तो लेवी स्ट्रास और ब्राउन दोनों यहाँ पे राइट आंसर हो सकते हैं, लेकिन आंसर हमारा लेवी स्ट्रास को माना गया, तो लेवी स्ट्रास को मानेंगे। अगला है भारतीय समाज में गोत्र निषेध किस परंपरा से जुड़ी हुई? तो गोत्र निषेध क्यों होता है? क्योंकि यह मनु स्मृति में बताया गया है, इसकी चर्चा की गई है कि जो एक गोत्र के हैं उनका जो पूर्वज होता है, काल्पनिक पूर्वज, वह अपने आप को एक ही पूर्वज के साथ जोड़ते हैं, अर्थात रक्त संबंधी पाते हैं। इस कारण गोत्र विवाह निषेध होता। अगला है विवाह और कुटुंब की एकमतता समाज की स्थिरता का आधार है। विवाह और कुटुंब एकमतता समाज की स्थिरता का आधार है, किसका कथन है? तो एजीपी मर्डॉक का कथन है। तो विवाह और कुटुंब मतलब परिवार की एकमतता समाज की स्थिरता का आधार होती है।
तो जीपी मर्डॉक है। अगला है आधुनिक विवाह की प्रमुख विशेषता क्या है। तो आधुनिक विवाह में क्या है, व्यक्तिगत पसंद और समानता को देखा जाता है कि एक लेवल पे, जैसे आजकल लोग आईएएस हैं तो आईएएस लेवल की लड़की खोजते हैं, मास्टर हैं तो मास्टर लेवल, प्रोफेसर है तो प्रोफेसर लेवल। तो और उनका व्यक्तिगत पसंद हो, मतलब लड़का लड़की आपस में अपने जब तक पसंद नहीं होते तब तक विवाह नहीं होता। तो ये आपसी व्यक्तिगत पसंद और समानता देखने को मिलता है आधुनिक विवाह में। अगला है विवाह का धर्मनिरपेक्षीकरण, सेकुलराइजेशन का अर्थ क्या है। तो विवाह का धर्मनिरपेक्षीकरण का मतलब है विवाह का धार्मिक नियंत्रण से मुक्त होना, मतलब दूसरे धर्म के लोगों के साथ भी विवाह कर लेना, यही क्या है, विवाह का धर्मनिरपेक्षीकरण। अगला है सामाजिक नियंत्रण के उपकरण के रूप में विवाह का विश्लेषण किसने किया है। तो सामाजिक नियंत्रण के एक उपकरण या साधन के रूप में किंग्सले डेविस ने विवाह की चर्चा की है। अगला विवाह एक सामाजिकरण की प्रक्रिया का आरंभ है। किसने कहा कि विवाह एक सामाजिकरण की प्रक्रिया का आरंभ है, या किस दृष्टिकोण से संबंधित है। तो यह एक संरचनात्मक प्रकारवादी दृष्टिकोण से संबंधित है। अगला है होमोगैमी। होमोगैमी शब्द का अर्थ क्या है। तो होमोगैमी मतलब समान सामाजिक स्थिति वाले व्यक्ति से विवाह करना। क्या, समान सामाजिक स्थिति। होमो मतलब दोनों का एक समान स्तर होना चाहिए, व्यक्ति से विवाह होमोगैमी कहा जाता है। अगला है हेट्रोगैमी। हेट्रोगैमी क्या है, असमान सामाजिक स्थिति वाले व्यक्ति से विवाह, हेट्रोगैमी। अगला है विवाह, विवाह की रिलेशन एनालिसिस, नातेदारी विश्लेषण किसने किया है। तो नातेदारी की जो चर्चा की है वह सी लेविस स्ट्रॉस करते हैं। अगला विवाह के संबंधों का विनिमय की बात किस समाजशास्त्री ने किया है। संबंधों का विनिमय, इस संबंधों के विनिमय मतलब दूध लौटावा विवाह हो गया, स्त्रियों की लेन देन, महिलाओं का लेन देन। तो ये किसने कहा, तो सी लेविस स्ट्रॉस का स्टेटमेंट है। अगला है विवाह और सेक्सुअल मोरालिटी, यौन नैतिकता का संबंध किस दृष्टिकोण ने रेखांकित किया है। तो प्रकार्यात्मक दृष्टिकोण सेक्सुअल मोरालिटी या यौन नैतिकता की बात करता है। अगला विवाह का कानूनी पक्ष किसका मुख्य अध्ययन है। मतलब विवाह का कानूनी पक्ष किस दृष्टिकोण के माध्यम से अध्ययन किया जाता है। तो सोशियोलॉजी या लॉ, विधि समाजशास्त्र में विवाह के कानूनी पक्ष का अध्ययन किया जाता है। विवाह और परिवार का विघटन आधुनिक समाज में किस प्रक्रिया से जुड़ा है। तो नगरीकरण और व्यक्तिवादी के कारण विवाह और पारिवारिक विघटन हो रहा है। अगला है विवाह की स्थिरता किस तत्व पर निर्भर करती है। तो विवाह की स्थिरता सामाजिक मान्यता और आर्थिक सहयोग पर निर्भर करेगा। किस पे, कि विवाह स्थिर रहेगा, चलेगा कि आगे नहीं, वो किस पे, सामाजिक मान्यता होनी चाहिए और दूसरा आर्थिक सहयोग होना चाहिए। अगला है विवाह का व संस्थागत अनुशासन कहने का समाजशास्त्री कौन है। तो विवाह को संस्थागत अनुशासन कहने वाले समाजशास्त्री हैं डेविस। कौन, किंग्सले डेविस। अगला है विवाह का पतन और परिवार का पुनर्गठन किस अवधारणा या किस समाजशास्त्री से संबंधित है। तो विवाह के पतन और परिवार के पुनर्गठन की अवधारणा जो है यह एंथनी गिडिंग से संबंधित है। किससे, एंथनी गिडिंग से। अगला है प्योर रिलेशनशिप। प्योर रिलेशनशिप, शुद्ध नातेदारी का सिद्धांत किससे है। तो प्योर रिलेशनशिप या विशुद्ध नातेदारी का सिद्धांत एंथनी गिडिंग से संबंधित है। अगला है विवाह का सहमति सिद्धांत, कॉन्सेंट थियरी किस पर बल देती है। तो यह व्यक्तिगत इच्छा और स्वायत्तता पर बल देती है कि व्यक्ति अपने इच्छा अनुसार विवाह करता है, तो उसको सहमति सिद्धांत या कंसोनेंट थियरी कहा गया है। अगला है विवाह संस्था की स्थिरता किस पर निर्भर करती है। तो विवाह संस्था की स्थिरता
प्रेम और पारस्परिक समझ पर निर्भर करती है। अगला है, विवाह एक वैधानिक संस्था है जो समाज द्वारा नियंत्रित होती है। किसने कहा है? तो ये जीपी मार्डॉक का स्टेटमेंट है। तो जीपी मार्डॉक का स्टेटमेंट। अगला प्रश्न है, विवाह समाज में, आधुनिक समाज में विवाह का स्वरूप क्या होता जा रहा है? तो आधुनिक समाज में विवाह धीरे धीरे कॉन्ट्रैक्चुअल हो रहा है, समझौते वाला, अनुबंधात्मक होता जा रहा है। अगला है, लिव इन रिलेशनशिप किस दृष्टिकोण से विवाह की संस्था को चुनौती दे रहा है? तो विवाह के पारंपरिक दृष्टिकोण को चुनौती देता है लिव इन रिलेशनशिप। जैसे पारंपरिक दृष्टिकोण क्या है कि व्यक्ति किसी महिला के साथ तभी रह सकता है जब वह विवाह कर लेता है, लेकिन लिव इन रिलेशनशिप में ऐसा नहीं है। बिना विवाह के लोग एक पति पत्नी की तरह जीवन जी रहे हैं लिव इन रिलेशनशिप में, तो यह उसको चुनौती दे रहा है। अगला है, विवाह संस्था धीरे धीरे व्यक्तिगत स्वतंत्रता की ओर बढ़ रही है। किसने कहा है या किसका मानना है? तो नारीवादियों ने माना है कि विवाह नामक जो संस्था है वह धीरे धीरे व्यक्तिगत स्वतंत्रता की ओर बढ़ रही है। अगला है, नारीवादी दृष्टिकोण में विवाह को किस रूप में देखता है? तो विवाह को पितृसत्तात्मक नियंत्रण के साधन के रूप में देखता है नारीवादी दृष्टिकोण। अगला है, विवाह संस्था स्त्रियों के दमन का माध्यम बन गई है। किसका कथन है? विवाह संस्था, विवाह नामक संस्था जो है वह स्त्रियों के दमन का माध्यम बन गई। यह कथन किस विचारधारा से जुड़ी हुई है? तो यह कट्टर नारीवादी, रेडिकल फेमिनिज्म का मानना है, जिन्होंने कहा कि पुरुषों को तो होना ही नहीं चाहिए था धरती पे। तो पूरी तरह से पुरुषों के खिलाफ होता है कौन? कट्टर नारीवाद। अगला है, प्रेम विवाह का उभार समाज में किस प्रक्रिया का परिणाम है? तो यह औद्योगिकरण और नगरीकरण का परिणाम है। विवाह अब प्रेम, समानता और व्यक्तिगत चयन पर आधारित है। यह प्रेम, समानता और व्यक्तिगत चयन पर आधारित है। तो ये किससे संबंधित है? तो यह आधुनिक औद्योगिक समाज में संबंधित है। अगला है, आधुनिक भारत में अंतरजातीय विवाह को किसने बढ़ावा दिया था? आधुनिक भारत में अंतरजातीय विवाह को भीमराव अंबेडकर ने बढ़ावा दिया था। अगला है, विवाह सामाजिक नियंत्रण का सबसे अस्थायी स्वरूप है। किसने माना है? तो यह किंग्सले डेविस। अगला है, विवाह का मूल उद्देश्य जैविक नहीं सामाजिक है। किसने कहा? तो विवाह का मूल उद्देश्य जैविक नहीं सामाजिक है, लेवी स्ट्रास का स्टेटमेंट। अगला है, विवाह परिवार का सामाजिक आधार है। किसका कथन है? तो यह जीपी मार्डॉक का है कि विवाह परिवार का सामाजिक आधार है। अगला है, विवाह संस्था के पतन का एक प्रमुख कारण क्या माना जाता है? तो औद्योगिकीकरण। अगला है, तलाक पर बढ़ती दर किस प्रवृत्ति का परिणाम है? तो व्यक्तिवादी प्रवृत्ति का परिणाम है। अगला है, हिंदू विवाह नियम 1955 के अनुसार तलाक किन आधारों पर हो सकता है? तो व्यभिचार, क्रूरता और परित्याग, इन 3 आधारों पर जो है तलाक हो सकता है। इसके अलावा अन्य आधार भी हैं। व्यभिचार मतलब किसी दूसरी महिला से संबंध रखना, क्रूरता मतलब घरेलू हिंसा, और परित्याग मतलब अगर आप उसने उस महिला को छोड़ दिया है तो वो तलाक के लिए अप्लाई कर दे सकती है। अगला है, भारत में अंतर धार्मिक विवाह किस अधिनियम के अंतर्गत होता है? तो विशेष विवाह अधिनियम 1954 के अंतर्गत था। अगला है, विवाह संस्था सबसे पुरानी रूपरेखा किस सिद्धांत से जुड़ी हुई है? तो विवाह के मानववादी सिद्धांत, एंथ्रोपोलॉजी थियरी से सबसे पुरानी सिद्धांत के रूप में जाना जाता है। विवाह का पितृसत्तात्मक नियंत्रण किस दृष्टिकोण से आलोचना की जाती है? तो नारीवादी दृष्टिकोण जो है पितृसत्तात्मक नियंत्रण के रूप में विवाह को मानता है, साधन मानता है, इसलिए इसकी आलोचना करता है। विवाह संस्था स्त्री की लैंगिक पहचान को नियंत्रित करती है। किसका कथन है? तो स्त्री की लैंगिक पहचान को नियंत्रित करती है, यह सिमोन द बुआ का कथन है। अगला है,
विवाह में प्रेम की अवधारणा पूंजीवादी समाज का परिणाम है। तो विवाह में प्रेम की जो अवधारणा है वो पूंजीवादी समाज का परिणाम है। यह स्टेटमेंट हमारा मार्क्सवादी दृष्टिकोण से संबंधित है। अगला है, विवाह केवल दो व्यक्तियों का नहीं बल्कि दो परिवारों का गठन है। किसका मानना है? तो किस दृष्टिकोण से संबंधित है? तो कार्यात्मक दृष्टिकोण है कि विवाह केवल दो व्यक्तियों का नहीं बल्कि दो परिवारों का गठन है। क्या है? विवाह केवल दो व्यक्तियों का नहीं बल्कि दो परिवारों का गठन है। अगला है, आधुनिक समाज में विवाह की पवित्रता का प्रश्न चिन्ह किस प्रवृत्ति पर उठा है? तो आधुनिक समाज में जो है लिव इन रिलेशनशिप संबंधों के कारण विवाह की पवित्रता पर प्रश्न चिन्ह उठ रहे हैं। विवाह एक ऐसा अनुबंध है जो समाज की नैतिकता और कानून दोनों से संचालित होती है। किसने माना है? तो हेनरी मैन कहते हैं अनुबंध है और समाज की नैतिकता और कानून दोनों के माध्यम से संचालित होता है। अगला है, भारत की संविधान में कौन सा अनुच्छेद विवाह की स्वतंत्रता की गारंटी देता है? तो अनुच्छेद 21 जो है वह विवाह की स्वतंत्रता की गारंटी देता है, जिसमें जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार शामिल होता है। अगला है, विवाह का कौन सा स्वरूप संस्कारात्मक से अनुबंधात्मक होता जा रहा है? किस कारण से हो रहा है? तो आधुनिकीकरण, औद्योगिकीकरण और नगरीकरण तीनों के कारण जो है विवाह का स्वरूप संस्कारात्मक से अनुबंधात्मक होता जा रहा है। अगला है, विवाह एक सामाजिक व्यवस्था है जो जनसंख्या को नियंत्रित करती है। किसने कहा? किंग्सले डेविस ने। अगला है, भारतीय समाज में संगोत्र विवाह निषेध का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो संगोत्र विवाह निषेध का मुख्य नियम है रक्त संबंधों के विवाह से बचाव। तो आज की वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।